एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम रोग पेंटिंग के विषय में हम चर्चा करेंगे। शैल चित्रकला। शैल चित्रकला, जैसा कि आप जानते हैं कि वह चित्रकला जो हमें पर्वतीय गुफाओं में मिलती है, उनको हम शैल चित्रकला कहते हैं या रोग पेंटिंग कहते हैं। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र में जो प्राकृतिक रूप से जो निर्मित शैलाश्रय है, जिनको गुफा कहा जाता है, उनकी छत पे और दीवारों पर जो चित्रांकन हमें मिलता है, और उस चित्रांकन को हम शैल चित्र बोलते हैं। क्योंकि उन गुफाओं को प्राचीन काल के अंदर मानव अपने आश्रय के लिए है वो प्रयोग में लाता था, और उस प्राचीन मानव ने उन गुफाओं की दीवारों पर और उसकी छत पर जो कलात्मक जो अपनी कलात्मक जो प्रवृत्तियां हैं, टेंडेंसी है, उनको विभिन्न प्रकार के रंगों से, तकनीकों से जो भिन्न प्रकार से जो अभिव्यक्त किया, उसकी जो अभिव्यक्ति है हमें शैल चित्रों के रूप में मिलती है। तो इन शैल चित्रों की सहायता से हमें जो तत्कालीन जो मानव है, उसके जीवन के विविध पक्ष है, उसकी क्या सोच रही है, उसकी क्या क्रियाकलाप है, उसकी जो थिंकिंग है, उसका क्या स्तर था, उसका लाइफस्टाइल क्या था, उसकी फूड हैबिट्स क्या थी, उसकी डेली एक्टिविटीज़ क्या थी, उसके बारे में हमें जानकारी जानने में हमें मदद मिलती है। तो जहाँ तक ये प्राचीन काल की जो मानव की जो चित्रकला है, उसका जो प्रारंभिक रूप है हमें शैल चित्रों के रूप में मिलता है। शैल चित्र है वो एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि जो अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर है, हमें शैल चित्रों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। अपर पैलियोलिथिक से आप जानते हैं, आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि जो हिस्ट्री है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जहाँ हमें कोई रिटर्न रिकॉर्ड, नो पेपर, नो रिटर्न रिकॉर्ड, नो लैंग्वेज, उसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। तो जहाँ लैंग्वेज का विकास नहीं हुआ था, जो भाषा का विकास नहीं हुआ था और न कोई रिटर्न रिकॉर्ड था, वो उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। और प्री हिस्ट्री को हम स्टोन एज भी कहा जाता है। तो स्टोन एज है या प्री हिस्ट्री है, उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, है ना। तो जो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, और पुरापाषाण काल को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: लोअर पैलियोलिथिक, जो आपका निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो हम कह सकते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो जो ये शैल चित्र है, ये इसके मेरे पीछे बताने का मकसद ये है कि आप पैलियोलिथिक के विषय में समझ सकें। तो अपर पैलियोलिथिक है, जो स्टोन एज का जो अपर पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक एज का जो अपर पैलियोलिथिक है, उसमें हमें शैल चित्रों के बारे के अंदर है वो जानकारी मिलती है, वो रिपोर्ट हमें मिलती है। हमें जो आपका लोअर पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक के अंदर है, वो कोई अभी तक है वो हमें शैल चित्रों की जानकारी नहीं मिलती। तो शैल चित्रों का जो प्रारंभ है वो एक प्रकार से हम आज की ज्ञान की अवस्था में कह सकते हैं कि अपर पैलियोलिथिक से हमें शैल चित्र बन मिलते हैं। अब ये शैल चित्र है वो मानव क्यों बनाता था, आदि मानव को इन शैल चित्रों की क्यों आवश्यकता हुई? क्योंकि जब हमें सबको पता है कि जब हमारे रोटी, कपड़ा और मकान जैसी कोई आधारभूत आवश्यकता की हमें पूर्ति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, और अपने आप को एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है वो पेंटिंग थी। सबसे प्राचीन तरीका पेंटिंग को माना जाता है, और प्राचीन मानव ने अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो जो जहाँ वो रहता था, जो गुफाओं में रहता था सुरक्षा की दृष्टि से, और गुफाओं पर उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है वो चित्रों के द्वारा अपने आप को उन्होंने अभिव्यक्त किया, और जो शैल चित्र के रूप से हमें जाने जाते हैं। तो ये एक्सप्रेस क्यों किया? एक्सप्रेस के पीछे उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो इसलिए एक्सप्रेस किया क्योंकि एक तो वो जहाँ वो रहता था, गुफाएं हैं उसमें रहता, उसको थोड़ा वो और ज़्यादा सुंदर, आकर्षक बनाना चाहता था, और ज़्यादा कलरफुल बनाना चाहता था, क्योंकि सौंदर्य की अभिव्यक्ति उसकी सोच में थी। और दूसरा क्या था कि वो दिन भर की जो विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है, पूरे डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ है, उसको वो एक प्रकार से रिकॉर्ड करना चाहता था, जिसको वो अनुभव कर सके, उसको वो संरक्षित कर सके। तो अपने डे टू डे लाइफ को संरक्षित करने के लिए भी वो क्या है कि अपने जो आखेट पे जाता था, तो आखेट के चित्र वगैरह है, जो
आखेट को किस तरह से वो उसके साथ संघर्ष होता था उसका चित्र है। और फिर किस प्रकार आखेट को जो पशु को मार करके उसको अपने वो उस पर विजय प्राप्त कर लेता था और हर्षोल्लास मनाता था, तो उसका जो चित्र है वो करता था। तो अपने आप को अपनी अपनी जो अपने क्रियाकलापों को, अपनी एक्टिविटीज़ को को संरक्षित करने के लिए भी इन गुफाओं को वो प्रयोग में लाता था। तो इस कारण से क्या है कि जो हम कह सकते हैं कि इसके पीछे जो शैलचित्र बनाने के पीछे है वो उसका उद्देश्य है वो ये रहा होगा। अब जहाँ तक हम बात करते हैं कि इन शैलचित्रों का जो एक प्रकार से है वो जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो जहाँ तक शैलचित्र के विषय में हम कहें कि सबसे पहले ये जो शैलचित्र है वो एक तरह से अब 1867-68 के अंदर है, 1867-68 के अंदर है, जो आर्चीबाल्ड कार्लाइल है उसने एक जो मध्य प्रदेश के जो रीवा ज़िले के अंदर जो सुहागी घाट था वहाँ सबसे पहले है वो शैलचित्रों की खोज की। तो शैलचित्रों की खोज का जो श्रेय है वो आर्चिड कार्लाइल को जाता है। तो आर्चिड कार्लाइल है, उसने मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में सुहागी घाट में शैलचित्रों की खोज सबसे प्रारंभ की। और विश्व संदर्भ में यदि हम देखें कि विश्व संदर्भ में एक प्रकार से जो हम कहें कि अल्टामिरा की गुफा है स्पेन के अंदर है, वहाँ उसकी जो खोज है वो 1878-79 के अंदर होती है। कहने का तात्पर्य कि हमारे यहाँ 12 साल पहले है वो आर्चिड कार्लाइल के अंदर है वो ने शैलचित्रों का वो पता लगा दिया था। तो इसके पश्चात है जो आर्चिड कार्लाइल के बाद में 1880 के अंदर कार्लाइल और काकबर्न ने जो मिर्ज़ापुर ज़िले के शैलचित्रों की खोज की। और 1910 में एडरसन ने सिंघनपुर के शैलचित्रों की खोज की। 1932 में हंटर ने पंचमढ़ी के शैलचित्रों की खोज की। तो इस प्रकार इसके बाद में भी जो डी.एच. गार्डन है, आर.के. वर्मा है, एस.के. पांडे है और वी.एन. मिश्र है, यशोधर मठपाल है, वी.एस. वाकणकर है, न्यूमेर है आदि विद्वानों ने जो भारतीय जो शैलचित्र है उसका व्यवस्थित अध्ययन किया। और इस अध्ययन की श्रृंखला के अंदर जो वी.एस. वाकणकर है उसका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसने वी.एस. वाकणकर साहब है उन्होंने जो वाकणकर महोदय है जो प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट माने जाते हैं भारत के, तो उन्होंने एक प्रकार से क्या है कि जो भीमबेटका है, तो भीमबेटका के चित्रों का जो है शैलचित्रों का है उन्होंने पता लगाया। और भीमबेटका को 1957-58 में इन्होंने पता लगाया। तो जो भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश के जो भोपाल है उसके 48 किलोमीटर दक्षिण के अंदर है वो भीमबेटका स्थित है। और ये जो इसके जो चित्र हैं वो लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैले हुए हैं। और यहाँ पर हमें वाकणकर को 800 गुफाएं मिली है, जिसमें 500 गुफाओं के अंदर है वो शैलचित्र हमें मिलते हैं। तो जो भीमबेटका का नाम भीमबेटका इसलिए दिया जाता है, इसके पीछे ये कहा जाता है कि यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। और पांडवों ने जो अज्ञातवास बिताया वहाँ जो भीम है उसकी बैठक है वो यहाँ हुआ करती थी, इसलिए इस स्थल का नाम है वो भीमबेटका है वो रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि जो भीमबेटका है वो एक प्रकार से है उसके अंदर जो चित्र है उसकी कई वैरायटीज़ है वो हमें मिलती है। और उसके अंदर क्या है कि इसमें डे टू डे लाइफ के जो सीन हैं वो हमें मिलते हैं, जो सेक्रेड और रॉयल इमेजेस भी हमें मिलती हैं, जिसमें हंटिंग के है, डांसिंग के है, म्यूजिक के है, हॉर्स के, एलिफेंट राइडर्स के हैं, एनिमल फाइटिंग के है, और जो शहद कलेक्शन, हनी कलेक्शन के है, और डेकोरेशन ऑफ बॉडीज़ है, और हाउस होल्ड जो सीन है वो हमें भीमबेटका के अंदर हमें मिलते हैं। तो भीमबेटका के अंदर जो 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 चित्रों की विविधता हमें मिलती है, और विविधता के जैसे मैंने बताया कि इनके जो विशाल जंतुओं को मोटी रेखाओं के द्वारा अंकित किया जाता था, मतलब ज्योमेट्री के द्वारा भी अंकित करते थे, और पशुओं को दौड़ते हुए, चढ़ते हुए, उछलते हुए, आखेटों का पीछा करते हुए दिखाया गया था, और कभी कहीं कहीं झुंड के अंदर भी दिखाया गया है। और इसमें आखेट दृश्यों के अंदर आखेटी के आगे आगे आखेट को भागते हुए, घायल होते हुए, जाल में फंसे हुए आदि विभिन्न प्रकार के रूप में चित्रित किया हुआ मिलता है। आखेटियों के हाथों में तत्कालीन अस्त्र शस्त्र जैसे धनुष बाण है, कभी कभी भाले दिखाए गए हैं। और इन दृश्य के मानव को जो फल और जो मधु है, जो हम कह सकते हैं कि शहद एकत्रित करते हुए दिखाया गया है, चिड़ियों का आखेट करते हुए, कछुआ, मछली आदि समुद्री जीवों का भी पकड़ते हुए दिखाया गया है। और इसमें जब मानव को समूह में दिखाया गया है, जो समूह में जो किसी चीज जो आखेट क्रम के अंदर उनको जो कोई सफलता मिली होगी
तो जश्न मनाते हुए, नृत्य करते हुए, डांसिंग करते हुए गाते हुए वो दिखाया गया है। तो ये एक तरह से कोई समारोह का चित्र हमें लगता है। तो प्रागैतिहासिक शैलचित्र में जो आखेट और जो संग्रह है के माध्यम से जीवन यापन करते थे, मतलब उनका जो प्रमुख जो व्यवसाय था वो एक या तो आखेट था या प्राकृतिक जो संसाधन है उसका संग्रह करना था। तो उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर ये एक्टिविटीज़ हमें ज़्यादा दिखाई देती है भीमबेटका के चित्रों के अंदर है। तो भीमबेटका के अंदर जो 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 चित्र हमें मिलते हैं उनको हम उनकी स्टाइल के आधार पे है, उनकी टेक्निक के आधार पर है, या उनका जो सुपर इम्पोजिशन है, मतलब एक के ऊपर एक जो चित्र है उसके आधार पर इसको 7 कालों के अंदर विभाजित करते हैं। 7 काल के अंदर कैटेगराइज किया गया है, जिसमें अपर पैलियोलिथिक एज से चित्र प्रारंभ होते हैं, फिर मेसोलिथिक एज और फिर चालकोलिथिक एज। तो इसके पश्चात चालकोलिथिक एज है, उसके अंदर हम 4 भागों के अंदर और उसको विभाजित करते हैं। तो इसके जो प्रथम जो अपर पैलियोलिथिक जो पीरियड के जो चित्र हैं उसकी हम जब बात करते हैं तो उसमें लीनियर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और उसमें ग्रीन और डार्क और रेड कलर है, और जो एनिमल के जो काफ़ी चित्र हमें मिलते हैं। इसमें जो विभिन्न प्रकार के एनिमल्स है, जैसे जैसे जंगली जो सुअर है, राइनोज है, टाइगर्स है, एलिफेंट्स है, और स्टिक लिए हुए स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स है, उसके चित्र हमें मिलते हैं अपर पैलियोलिथिक एज में। तो कुछ हमें जो एक तरह से जो विभिन्न पशुओं का जो अंकन है वह हमें मिलता है। और ग्रीन पेंटिंग है, जो डांस जिसमें जो डांसर्स है, और जो रेड पेंटिंग डांसर को ग्रीन पेंटिंग से, और जो हंटिंग करते हुए उनको रेड कलर के अंदर वो दिखाया गया है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जो एक प्रकार से जो पेंटिंग है उसमें इसमें जो मिसोलिथिक जो शैलचित्रों के अंदर जो रंग का प्रयोग किया जाता था, उसके लिए एक्चुअली क्या था कि जो जानवर होते रंगीन पत्थरों का इस्तेमाल है वो किया जाता था, है ना। तो जैसे भीमबेटका में हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग हमें भीमबेटका के शैलचित्रों में मिलता है, जिसमें जो आपके वाइट कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज है, रेड है, अकर है, पर्पल है, ब्राउन है, ग्रीन है, ब्लैक है, कलर मिलते हैं। लेकिन वाइट और रेड कलर है वो हमें भीमबेटका के चित्रों के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। और इसके अलावा इसमें जो रेड कलर है वो हेमेटाइट से है वो बनाते थे, मतलब रंगीन पत्थर से को पीस करके बनाते थे। और जबकि इसमें जो आपका वाइट कलर है वो लाइमस्टोन से बनाते थे, और उसके अंदर क्या है कि पशुओं की चर्बी और खून मिला करके रंग बनाते थे। कई बार इसमें क्या है कि जो भीमबेटका के जो चित्र है उसमें कई चित्र है वो जहाँ ऐसे जगह पर चित्र मिले जहाँ पर मनुष्य का पहुँचना बड़ा मुश्किल है, और जहाँ प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे चित्र या तो जादू टोने के लिए बनाए गए होंगे, या उनका कोई धार्मिक पर्पज़ रहा होगा, इस धार्मिक पर्पज़ के कारण से बनाया होगा। और एक इसमें हमें जो चित्रों के अंदर एक के जो सुपर इम्पोजिशन के जो चित्र मिलते हैं, एक के बाद एक चित्र मिलते हैं, इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि वो भिन्न भिन्न कालों के अंदर है वो बने होंगे। तो इस प्रकार हमें जो भीमबेटका है वो एक यूनेस्को ने विश्व विरासत भी 2003 के अंदर उसको घोषित कर दिया था। तो भीमबेटका के चित्र है वो हमें एक तरह से जो प्राचीन शैल चित्रकला है उसको समझने के अंदर वो बहुत मदद मिलती है। तो भीमबेटका के जो चित्र हैं वो प्राचीन शैल चित्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है वो माने जाते हैं, जिनमें चित्रों की विविधता है। उसके बाद में यदि हम इसका अध्ययन करते हैं कि जब चालकोलिथिक शैलकला की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे जो पशुओं के अंकन है उसमें पालतू पशुओं का अंकन हमें चालकोलिथिक जो आर्ट है उसमें हमें पेंटिंग में हमें ज़्यादा मिलती हैं। और जिसमें कुगुदमान बैल है का चित्र मिलता है, जिसके अंदर उसके सींगों पर फीता और फुदने बांधे हुए दिखाई मतलब देते हैं, और बैलों पर सवारी का अंकन भी किया गया है। और इस युग के अंदर जो चालकोलिथिक एज के अंदर जो मानव को पशुओं के साथ निकटता स्थापित करते हुए दिखाया गया है। तो कलात्मक दृष्टि से ये जो पहले के जो चित्र है उससे इसमें चित्रकला में हास दिखाई देता है, जबकि ऐतिहासिक काल की जो शैल चित्रकला है उसके अंदर हमें जो पहले की चित्रकला से पूर्वकालीन जो चित्रकला है उससे भिन्न हमें प्रतीत होते हैं। इसमें जो क्योंकि आसपास का परिवेश है ऐतिहासिक काल में बदल जाता है। अब इसमें राजा महाराजा, सेना, जुलूस है, शोभा यात्रा है, समारोह आदि के चित्र में मिलते हैं। हाथी घोड़ों से सुसज्जित
अंकन मिलता है, योद्धाओं के युद्ध वेश में अंकन मिलता है, सैनिकों के साज सज्जा, अस्त्र शस्त्र, ढाल तलवार का चित्रांकन मिलता है। और एक तरह से इस काल के अंदर जो एक तरह से हम देखते हैं कि लिपि का आविष्कार भी हो गया था। इसलिए इन चित्रों के साथ साथ तत्कालीन जो लिपि के साथ लेख भी मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, जबकि इस काल में तो चित्रों के साथ लेख नहीं मिलते हैं, जबकि ऐतिहासिक काल के अंदर हमें लेख मिलने भी है वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो हम जो रॉक आर्ट की हम बात करते हैं, शैल चित्रकला की बात करते हैं, तो शैल चित्रकला हमें अपर पैलेयोलिथिक से शैल चित्रकला प्रारंभ होती हुई दिखाई देती है। मेसोलिथिक एज और फिर चालकोलिथिक एज और फिर ऐतिहासिक हिस्टोरिक एज के अंदर हमें ये शैल चित्र हमें लगातार हमें दिखाई देते हैं। तो इससे चित्रकला का जो क्रमिक विकास है उसकी हमें जानकारी मिलती है। और क्रमिक विकास के साथ साथ इन चित्रों से हमें आदिमानव की जो लाइफस्टाइल क्या था, वो फूड गैदरिंग किस प्रकार से, उनकी फूड हैबिट क्या थी, कौन कौन से खाद्यान्नों का वो उपयोग करता था, उसकी डेली एक्टिविटीज़ क्या थी, और उसकी जो माइंडसेट क्या था, उस माइंडसेट के बारे में उसके सोच है, उसके वेपन्स क्या थे, उसके विषय उसके टूल्स जो किस प्रकार के थे। तो इस प्रकार से हम उसको किस प्रकार के रंगों का उपयोग, रंग कैसे बनाता था, ये सब जानकारी हमें जो चित्रकला के जो कर्मिक विकास है उसको समझने के अंदर हमें ये सहायता मिलती है रॉक पेंटिंग के द्वारा। और रॉक पेंटिंग के विषय में हम ये कह सकते हैं कि रॉक पे प्राचीन जो मानव है उसने इन शैल चित्रों के माध्यम से अपने भावों को है वो वस्तुनिष्ठ रूप से प्रतिनिधित्व करने का कार्य किया। लेकिन समय के साथ जो इन्वायरमेंटल चेंज हुए, उस चेंज होने के कारण से इन जो 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 ये पेंटिंग है उसका अस्तित्व में संकट में दिखाई दे रहा है और लगातार इनका क्षय होता जा रहा है, इसका क्षण इसका ये एक तरह से धुंधले होते जा रहे हैं। तो एक और तो इसके धुंधलेपन के पीछे मानव हस्तक्षेप है, दूसरा प्राकृतिक कारण है। लेकिन यहाँ के जो प्राकृतिक जो मानव हस्तक्षेप में जो आदि मानव है वो इस प्राचीन शैलाश्रयों को उन्होंने अपना अब निवास स्थान बना लिया है और वो उनमें भोजन बनाते हैं, जिससे कि धुओं के कारण से ये इनके जो रंग है वो ख़त्म हो गए हैं, काले हो गए हैं। और अनेक शैलाश्रयों के अंदर तो जानवरों ने अपना निवास स्थान बनाया है। लेकिन जब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो युग है, आर्थिक युग है, पूंजीवाद का युग है, उसके अंतर्गत क्या है कि जो शैलाश्रय है उनको विकास के नाम पर है, इनको पत्थरों को तोड़ना, मशीनों की बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर तोड़ना प्रारंभ कर दी, जिससे ये शैलचित्र नष्ट हो गए हैं। विभिन्न जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर शैलाश्रयों पर लग गई हैं, जिससे ये पूरा स्थल है वो नष्ट हो रहे हैं। और कहीं कहीं तो पर्यटन के नाम पर भी है, पर्यटन स्थल बनाने के कारण से भी है इनका अस्तित्व संकट में, इनके अस्तित्व को संकट है वो पैदा हो गया है। तो हमें इसकी ज़रूरत है कि इन शैलाश्रयों को है वो हम इसको बचाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।